सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज का टॉपिक है ब्लड कलेक्शन। तो आज हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन कैसे लिया जाता है और ब्लड कलेक्शन में क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन-कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें अगर हम नहीं बरतते हैं तो हमारे ब्लड में प्रॉब्लम हो सकती हैं, हमारे रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कैसे हम उनको अवॉइड करेंगे, ये आज हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कहीं मत जाइए। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट नदीम। तो पहला स्टेप है हमारा वेन सिलेक्शन। तो हमें वेन सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन से वेन से ब्लड निकालना है। तो जो एकदम से जो रिकमेंडेड जो हमारा होता है ब्लड निकालने की जो वेन होती है, वो जो हमारी एंटीकोएक्टल फोसा में जो वेन होती है, उसमें से ही ब्लड निकालना होता है, क्योंकि वो वेन फिक्स होती है एक जगह पे और इधर-उधर वो मूव नहीं करती है। तो बहुत ही कम चांस होता है कि वो किधर मूव हो और आपको दोबारा प्रिक करना पड़े। तो सिंगल प्रिक में उसमें से ब्लड आ जाता है। तो प्रिक करने से पहले आपको उसको क्लीन करना होता है स्पिरिट स्वाब से और टूर्निकेट अप्लाई करना होता है। और टूर्निकेट क्या होता है कि जो हम यहाँ पे पट्टा बाँधते हैं, क्योंकि हमारा वेन प्रोमिनेंट हो जाए उसको टूर्निकेट बोलते हैं। तो टूर्निकेट को 1 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता है, यानी कि जब भी आपने टूर्निकेट अप्लाई किया उसके 1 मिनट के अंदर ही आपको ब्लड निकाल लेना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम तक अप्लाई करते हैं टूर्निकेट, तो वो हेमो कंसंट्रेशन का खतरा बना रहता है। अभी हेमो कंसंट्रेशन क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में, ठीक है? तो जब भी आप ब्लड लेते हैं, तो एक तो ये होता है कि आप सिरिंज से ब्लड ले रहे हैं, दूसरा होता है कि आप वैक्यूटेनर से ब्लड ले रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड लेना है, तो आप वैक्यूटेनर की मदद से ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल प्रिक में आपको मल्टीपल ट्यूब्स में आप ब्लड उससे ले सकते हैं। बट अगर आप सिरिंज से ब्लड लेते हैं, आपके पास 5 एमएल की सिरिंज है, तो आपको या 3 या 4 ट्यूब में लेना है, तो आपको 5 एमएल का सिरिंज कम पड़ेगा। तो बेहतर होता है कि आप वैक्यूटेनर से ब्लड लें। अब जब भी ब्लड आप ले रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आता है कि किस ऑर्डर में ब्लड लेना है। क्योंकि जब भी हम वैक्यूटेनर से ब्लड लेते हैं, तो वैक्यूटेनर की जो ट्यूब होती है उसके अंदर वैक्यूम होता है और सारा ब्लड वैक्यूम से आता है। तो वो ब्लड ड्रॉ करने का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में ब्लड लेना होता है। इन केस अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपके ब्लड में आ सकती हैं, जिसका असर आपके रिज़ल्ट पे दिखेगा। यहाँ तक कि आपका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आएगा या फिर आपका सैंपल रिपीट हो सकता है। आपको वापस से ब्लड लेने के लिए कहा जा सकता है। तो क्या है वो सीक्वेंस, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको मल्टीपल ट्यूब लेना है, तो सबसे पहले आप कल्चर का टेस्ट अगर है, तो आप कल्चर के वायल में सैंपल लेंगे। सेकंड आप लेंगे सोडियम साइट्रेट की ट्यूब में। थर्ड आप लेंगे रेड टॉप में, रेड टॉप यानी प्लेट ट्यूब में। उसके बाद फिर आप लेंगे एसएसटी में, एसएसटी यानी कि सीरम सेपरेटर ट्यूब। उसके बाद फिर आपको लेना होगा हिपैरिन, हिपैरिन की ट्यूब में, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। उसके बाद फिर आप लेंगे ईडीटीए में। उसके बाद फिर आपको लेना होता है सोडियम फ्लोराइड यानी कि शुगर के लिए टेस्टिंग लेना होता है और लास्ट में लेना होता है एसिडी। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से पेशेंट का ब्लड लेना है। ठीक है, इन केस अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? सपोज करो आपने अगर ईडीटीए का सैंपल पहले ले लिया और उसके बाद आप एसएसटी का सैंपल लेंगे, तो ये होगा जब ये हम निडल को प्रिक करते हैं, यानी कि जब हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं निडल के अंदर, तो ट्यूब के अंदर जो ईडीटीए थोड़ा बहुत होता है, वो निडल के ऊपर आ जाता है। अब ईडीटीए लेने के बाद जब आप एसएसटी का ट्यूब लेंगे, तो जो निडल के ऊपर ईडीटीए लग गया है, वो आपके एसएसटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर वो ईडीटीए क्या करता है, ईडीटीए अगर आपके एसएसटी में यानी कि प्लेन ट्यूब में ईडीटीए चला जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो कैल्शियम है आपके एसएसटी के ट्यूब में, जिससे आपका बायोकेमिकल टेस्ट होना है, जिसमें आपका कैल्शियम का टेस्ट होना है, तो ये ईडीटीए क्या करेगा, उस कैल्शियम को इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से आपकी कैल्शियम की रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आएगी या फिर उसका रीडिंग माइनस में आएगा या फिर ज़ीरो आएगा। इस केस में आपका कैल्शियम का टेस्ट नहीं हो पाएगा।
इसलिए जो ये सीक्वेंस दिया गया है उसे सीक्वेंस में लेना है। ऐसे ही अदर टेस्ट में भी अगर आप सीक्वेंस से ब्लड नहीं लेंगे, तो अदर टेस्ट में भी क्या करता है वो असर डालता है। जैसे कि अगर आपने पहले कल्चर नहीं लिया कल्चर आप बाद में लेंगे, तो मेबी ऐसा हो सकता है कि किसी अदर ट्यूब के टॉप पे कोई इन्फेक्शन हो, जो नीडल के द्वारा वो कल्चर के वायल में आ जाए और वो जाके मिक्स ग्रोथ की रीडिंग आ जाए। जैसे कि आपका फिर कल्चर का रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आएगा या फिर वो सैंपल आपका रिपीट हो जाएगा। तो इन सारी बातों से बचने के लिए आपको ये जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। दूसरा फिर आता है ये हमारा जो हम टूर्निकेट अप्लाई करते हैं पेशेंट को 1 मिनट के अंदर ही रिकमेंड करते हैं कि 1 मिनट के अंदर ही ब्लड निकाल लेना है। वैसा इसलिए होता है कि क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम टाइम तक अगर आप टूर्निकेट अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होता है हेमो कंसंट्रेशन हो जाता है। हेमो कंसंट्रेशन यानी कि अगर आपने यहाँ पे टूर्निकेट बाँध दिया है और वो आपने 3-4 मिनट तक अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, तो क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है, जो इधर है, वो इधर रह जाएगा और जो इधर है, इधर रह जाएगा। बट क्या थोड़ा-थोड़ा ब्लड फिर भी इधर-उधर जाएगा। तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट्स होता है ब्लड में, यानी कि जो सेलुलर पार्ट होता है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट होता है, वो एक तरफ हो जाता है। उससे क्या होता है, हेमो कंसंट्रेशन हो जाता है। फिर जब हम ब्लड लेते हैं, तो कई बार ये होता है कि जो हमारा सेलुलर पार्ट होता है, वो ज़्यादा आ जाता है और लिक्विड पार्ट कम आता है। तो फिर वो डाइल्यूटेड ब्लड एक तरह से हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हेमो कंसंट्रेशन। तो वैसे केसेज़ में उसमें आरबीसीज़ बढ़ सकता है और हीमोग्लोबिन की रीडिंग प्रॉपर नहीं आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि 1 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको वेन नहीं मिलती है तो टूर्निकेट अप्लाई करने से पहले ही वेन वगैरह आप खोज लें और जो आप स्पिरिट से साफ़ करते हैं साइड को, उसको ड्राई होने से पहले निडल प्रिक नहीं करना है। यानी कि जब वो ड्राई हो जाए, जभी आपको निडल प्रिक करना है। दूसरा ये आता है कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं ब्लड कलेक्शन लेते टाइम पे। तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट का ब्लड अच्छे से नहीं आ रहा है। आपने प्रिक किया और प्रॉपरली ब्लड नहीं आ रहा है, बहुत रुक-रुक के ब्लड आ रहा है। तो रुक-रुक के ब्लड आने से क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ब्लड निकालने में। तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें क्लॉट हो जाता है निकालते-निकालते ब्लड क्योंकि ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाता है। किसी-किसी पेशेंट में क्लॉटिंग टाइम बहुत कम होता है। तो आप 3-4 मिनट ब्लड निकालने में लगा दिया, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट हो गया हो। आपका जो ब्लड है ईडीटीए के सैंपल में डालने से पहले माइनर क्लॉट हो गया। तो माइनर क्लॉट होने से कभी-कभी वो डिटेक्ट नहीं होता है और आपके प्लेटलेट्स की रीडिंग पे फ़र्क आ सकता है। और वैसे भी अगर आप अगर आपका ब्लड बहुत खींच-खींच के आ रहा है, यानी कि प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, फ़ोर्स मतलब ईज़िली नहीं आ रहा है, तो प्लेटलेट्स की वैल्यू में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ सकता है। तो इस तरह के केसेस बहुत देखे गए हैं, जिन पेशेंट में प्रॉपर्ली ब्लड अच्छे से नहीं आता है, तो प्लेटलेट वगैरह की रीडिंग बहुत वेरिएशन आ जाती है और फ्रेशली जब हम ब्लड लेते हैं, तो कुछ अलग रीडिंग आती है और जो वो अच्छी तरीके से ब्लड नहीं आया है, वो उनका रिज़ल्ट कुछ और आता है। तो हमें प्रॉपर्ली ब्लड लेना है, एरिया को प्रॉपर्ली क्लीन करना है, अप्लाई जो हम करते हैं टूर्निकेट, उसको 1 मिनट से पहले ब्लड निकाल मतलब 1 मिनट के अंदर ही ब्लड निकाल लेना है और जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है, उसको एकदम से स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में कभी-कभी क्या होता है कि पेशेंट का वेन हमने फ्लेबोटोमी से क्या काउंटर कर देते हैं। सपोज़ करिए किसी का वेन काउंटर हो गया। वेन काउंटर से क्या होता है कि कभी-कभी पेशेंट को हेमाटोमा हो जाता है। यानी कि वेन जो होती है ना एकदम से वो ऐसा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और नीला पड़ जाता है। तो वैसे में क्या होता है कि टूर्निकेट निकाल के पेशेंट का और जो ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसको दबा-दबा के निकाल देना होता है। क्योंकि वैसा अगर आप नहीं करेंगे तो पेशेंट का जो एरिया जहाँ से आपने ब्लड निकाला है, वहाँ पे नीला या ग्रीन का कलर का एक पैच आ जाएगा, जिसे देख के पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं। फिर उन्हें कुछ क्रीम वगैरह भी देना पड़ता है कि वो सही हो। दूसरा ये है कि जभी भी आप निडल को बाहर निकालते हैं, तो पहले टूर्निकेट को रिलीज़ करना होता है। क्योंकि टूर्निकेट अगर रिलीज़ नहीं करेंगे तो प्रेशर जो रहता है ब्लड का, वेन से निकलने का वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे भी उस केस में भी क्या होता है कि वहाँ पे
ब्लड निकल के स्किन में फैल जाता है और वहाँ का एरिया क्या हो जाता है, काला हो जाता है या फिर हरा हो जाता है। तो टूर्निकेट पहले रिमूव कर देना है और पेशेंट को एडवाइस करना है कि जहाँ से ब्लड निकाला गया है उसको पकड़ के कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से पकड़ के रखें। और किसी-किसी का अगर ये आस्तीन पे अगर टाइट है तो उसको लूज़ कर लें, ताकि जो स्किन वहाँ पे काली हो रही है, वो ना हो और जो आपका ब्लड कलेक्शन हुआ है वो एकदम से पेनफुल हो पेनलेस हो और उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो काला पड़ जाता है या नीला पड़ जाता है वो ना हो। तो ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।